नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना बिहार के मुजफ्फरपुर के मनियारी गांव की एक सामने आई है, जहां पर एक दलित परिवार में शादी थी। और शादी में क्योंकि बारिश थी, तो बारिश के चलते जो जमीन में कीचड़ हो जाता है, तो कोई भी मिट्टी डालने का काम करता है, तो उस कीचड़ पर मिट्टी डाला गया। लेकिन कुछ दबंग आए और उन्होंने मिट्टी के चलते इतनी हैवानियत करी कि आप जिसका सोच भी नहीं सकते। उन्होंने उस जिस जिस घर में शादी थी, उनके लोगों से, उनके परिवार वालों से लड़ाई की, युवती के साथ छेड़छाड़ की, परिवार वालों के कपड़े उतारे, और यहां तक कि एक युवक के मुंह में यूरिनेट किया, पेशाब कर दिया। आप ये सोच सकते हैं कि ये घटना कितना दिल दहला सकती है किसी का भी। और क्यों? क्योंकि वो एक दलित परिवार से है, और इसलिए कितना आसान था उनके साथ ये करना। अब इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन इस मामले पर क्या कहा जाए, इस समय हमारे साथ जाने माने सोशल एक्टिविस्ट अरुण खोटे जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन न्यूज लॉन्चर। और सर, क्या कहेंगे मनियारी की इस घटना पर? और कितने ही शब्दों में इस घटना को बयान किया जाए, मुझे लगता है ऐसा कम है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने यहाँ बातचीत में मुझे शामिल करने के लिए। मेरा अफसोस बिल्कुल दूसरी जगह है। जब सुबह आपने मुझसे बातचीत की और बिहार की घटना बताई, तो उसी समय मैंने अपने ऑफिस में फोन किया तो बताया कि गोंडा में भी एक ऐसी घटना हो चुकी। और एक तीसरी घटना मुझे याद आई चुनाव के ही दरमियान, जो मध्य प्रदेश में हुई, जिसमें सरेआम बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने एक युवक के ऊपर यूरिनेट। ये ट्रेडिशन है एक तरह का ह्यूमिलेट करने का, और ये नया नहीं है। अगर आप मुझसे डाटा के लिए कहेंगे, तो हमारे यहाँ चूंकि राउंड द क्लॉक हम लोग 365 डेज मॉनिटरिंग भी करते हैं, तो मैं ऐसे आपको पिछले एक साल के अंदर 15 केस निकाल के दे दूं। तो सवाल ये है कि ये घटनाएं होती क्यों, और इसको थोड़ा सा पलट के भी देखने की आवश्यकता होती है। एक तो कानून का मामला है, वो सब अपनी जगह। सवाल ये घटनाएं दोहराई ना हो जाए, इसके लिए क्या मैकेनिज्म हो सकता है और इसकी जिम्मेदारी कौन है। एक तो ठीक है, शासन प्रशासन के स्तर की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या वो समाज जिनसे जिनके दम पे ये लोग ऐसा कर रहे हैं या ऐसी हिम्मत पाते, उस वो समाज क्या जिम्मेदारी ले। सवाल यह है, क्या आपने कभी आज तक सुना है किसी एट्रोसिटी के ऊपर गांव की पंचायत बैठी हो और उन्होंने तुरंत जिस परिवार के व्यक्ति ने किया है उनको समाज से परित्यक्त किया हो, किसी भी प्रकार की कोई सजा दी हो, किसी भी प्रकार की उनके खिलाफ कार्रवाई की हो, या आपस में बैठ करके एक मैकेनिज्म डेवलप किया हो कि कम से कम हम अपने गांव में या अपने शहर में या अपने क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं का दोहराव नहीं हो। दरअसल दलितों के साथ जो अत्याचार उत्पीड़न होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण कि उनका जो ये सिस्टम है, पुलिस सिस्टम, चाहे पुलिस हो, चाहे शासन हो या प्रशासन हो, वहां पे उनका एक्सेस नहीं। और ये एक्सेस ना होने के कारण दबंग लोग ये जानते हैं कि वो जो कुछ भी करेंगे, ये लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं। और परेशानी ये है, ये एक प्रकार की सामाजिक विकृति है। दुर्भाग्य से ये दलित समाज की सामाजिक विकृति नहीं है, ये मुख्य धारा कहे जाने वाले समाज की एक सांस्कृतिक विकृति है। और उस समाज को ये सोचने की जरूरत है कि हमारे अंदर, हमारे लोगों के बीच में अगर इस प्रकार की विकृति है, तो हम अपने समाजों का रिफॉर्म कैसे करें। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो मैं देख रहा हूं आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी कटुता में स्थितियां आ जाएंगी। और जिस तरह से दलित राजनीतिक चेतना और दलित, अभी मैं देख रहा हूँ जिस तरह से दलित युवा बहुत आक्रामक ढंग से अपनी बातों को कह रहे हैं, रख रहे हैं, अगर इसको सही समय में एड्रेस नहीं किया गया, तो बहुत गंभीर स्थिति पैदा होगी। ये जो घटना है, ये एक नहीं है। मेरे पास तो रोज 10 इसी तरह की घटनाएं होती। मेरी टीम रोज मुझे 25 ऐसी घटनाएं ढूंढ के देती है, जिसमें से 10 निकाल के हम अपने न्यूज़लेटर में निकालते हैं। तो मैं कभी भी आश्चर्य नहीं करता हूँ। मुझे याद है जब निर्भया कांड हुआ, तो उस समय उसी दिन मेरे पास सेम तरह के 7 केस थे, और उसको हमने अपने ई ग्रुप में सर्कुलेट किए। और उसके बाद जब मैं अपनी टीम को लगाया, तो मेरे पास ऐसे लगभग 120 केस थे एक साल में। तो सवाल ये है कि कोई अत्याचार होता है, हीनियस होता है, बहुत बुरा होता है, समाज को सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े। दलित समाज के ही ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। मुझे लगता है उस समाज को सोचना होगा जिस समाज के व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये खतरा सिर्फ दलितों के लिए नहीं है, ये उस समाज में एक फैली हुई विकृति का प्रमाण है। बिल्कुल।
नहीं, और एक चीज और भी है जो कि यहाँ पे दर्शकों को बताना जरूरी है कि जब दबंगों ने जब ये हंगामा खड़ा किया और दलित परिवार के जो पति पत्नी साथ में थे उनके साथ बदसलूकी की, तो वालों ने सोचा कि उनको बचाया जाए। गांव वाले आगे आए। तब दबंगों ने सभी गांव वालों को धमकी दी कि अगर आपने मदद की तो हम पूरे गांव में आग लगा देंगे। इस तरीके की धमकी सारे गांव वालों को मिली है। अब इस पर क्या कहेंगे अरुण जी? देखिए, मैं यही कह रहा हूं ना, ये जो दबंग शब्द है, ये हर जगह ऐसे ही है। और है क्या कि अमूमन ये दबंग जो जो लोग जो कहलाते हैं, अब जैसे मेरे पास अभी जो केस है 3 दिन पहले का, वो गोंडा का है। अब आप जानते होंगे वहां पे दबंग कौन है। और जो लोग ये कर रहे हैं उन्हीं के संरक्षण, ऐसे ही लोगों के संरक्षण में करते हैं। आखिर दबंगों ने ये किया तो कहीं ना कहीं वो दबंग उन्हीं गांव वालों के, उन्हीं समाजों को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं तो इस तरह की घटना हो ही नहीं सकती। नहीं, लेकिन अरुण जी एक चीज और भी है। हम क्यों देख रहे हैं कि ये जो किसी के ऊपर यूरिनेट कर देना, और अब ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक ये है। एक बहुत खतरनाक किस्म की मानसिक बीमारी है, जहां पे आप, है क्या, देखिए ये एक चुनौती बनती है क्या कि जब भी जैसे किसी, आप जितने देश भर में जितनी भी अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, किसी गांव में अंबेडकर की मूर्ति लगते साथ एक चुनौती खड़ी हो जाती है दलितों की तरफ से कि अब हम बराबरी से रहना चाहते हैं या बराबरी के अधिकार में। इस बराबरी को भारतीय समाज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अगर वो शादी हो रही है, वो बेहतर ढंग से शादी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यधारा के समाज के जो दबंग तथाकथित कहलाते हैं, इनको ये स्वीकार्य नहीं होता। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं हमारी बराबरी करना, और उसके लिए पनिश करने के लिए कोई ऐसा कदम उठाओ जिससे कि वो लोग अपने जो स्लेव माइंडसेट है उसी में कैद रहें, वो अपने आत्मविश्वास को खो दें। और ये दबंग लोग जानते हैं कि उनकी, चूंकि ये जितने दबंग हैं, इनका पुलिस से लेके प्रशासन के स्तर पे अपना, जैसे गांव वालों के ऊपर दबाव है, वैसे पुलिस और प्रशासन के ऊपर भी इनका बराबर का दबाव रहता है। और इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आप देखिए ना, जो मध्य प्रदेश में जो यूरिनेटिंग का केस हुआ, उसमें उस व्यक्ति को अंत में जमानत मिल गई। और सिर्फ सिंबॉलिक उसके घर में बुलडोजर जरूर भेजा गया, लेकिन सिंबॉलिक थोड़ा सा काम कर दिया गया। वो जैसे पूरे के पूरे मकान ढा दिए जाते हैं, वैसा तो काम नहीं हुआ। तो सवाल ये देखिए, हम, हाँ, ये सारी घटनाएं आपको लगातार मिलेंगी। मैं तो रोज ऐसी 10-12 घटनाओं से गुजरता हूँ। तो आप सोचिए मैं खुद क्या सोचता हूँ। लेकिन अब ये मुझे लगता है कि वो समाज, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे मुख्यधारा के समाज हो, उनको ये गंभीर ढंग से सोचना होगा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। और दूसरा, पुलिस को और प्रशासन को जवाबदेह बनाना। मैं बताना चाहता हूं, देखिए SC/ST एक्ट जो है, अभी अमेंडमेंट होने के बाद, और पहले भी, पहले ये था कि यदि सरकारी मशीनरी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो जुडिशियल सिस्टम के अंदर, यदि कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का ठीक से वहन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ पहले ये था 5,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा। अभी जब SC/ST एक्ट अमेंडमेंट हो गया, तो ये धारा जो है बाय डिफॉल्ट लगने लगी कि अगर जांच के दौरान यदि पुलिस ने या हॉस्पिटल ने या पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं की है, तो उनके ऊपर जुर्माना भी होगा और वो जेल भी जाएंगे। दुर्भाग्य से 1995 में SC/ST एक्ट लागू हुआ, तब से अब तक मुश्किल से 10 केस भी नहीं मिलेंगे जिसमें किसी भी पुलिस अधिकारी या किसी हॉस्पिटल में या किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ कार्रवाई हुई हो। मैं इस घटना के माध्यम से थोड़ा इसकी गंभीरता की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। जी जी। अक्सर कोर्ट से ये आता है कि SC/ST एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज होते हैं, वो सब झूठे होते हैं, क्योंकि कोर्ट में वो प्रूफ होने में फेल हो जाते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये जो घटना हुई है, इसकी जो FIR होगी, FIR के ही मुकाम पे इस केस को इतना कमजोर कर दिया जाएगा, इसके बाद ये मेडिकल में जाएगा, वहां पे केस इतना कमजोर कर दिया जाएगा कि हम और आप इसको देख रहे हैं, इसके डिजिटल प्रूफ्स अवेलेबल है, सब है, लेकिन कोर्ट में जाकर के कोई बड़ी बात नहीं है, ये केस प्रूव ही नहीं हो और ये भी झूठे मुकदमों में से एक नहीं जुड़ जाए। तो समस्या ये है कि जब तक पुलिस को, प्रशासन को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, और जब तक इसको लेके मुख्यधारा के समाज नहीं खड़े होंगे, तब तक एक बेहतर समाज के निर्माण की प्रक्रिया नहीं होगी।
नहीं, लेकिन आप अरुण जी, समाज अगर के एक बड़े। अगर जो आप कह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन की इसमें जवाबदेही बनती ही नहीं है, ज्यादातर केसेस एफआईआर के लेवल पर अगर कमजोर कर दिए जाते हैं, तो आज इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वहां की राज्य सरकारें? क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू और एक बहुत ही लॉ गंभीर एंड ऑर्डर, इशू है ये। मैं निश्चित तौर पे मैं तो वही कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो केस अगर कोर्ट में जा करके गलत साबित हो जाते हैं, जबकि प्रैक्टिकल लेवल पे एविडेंशियली हम लोग देख रहे हैं कि ये घटनाएं हुई हैं, तो ये तो पूरे के पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा करना। और अगर अगर ऐसा हो रहा है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जवाबदेह क्यों नहीं बनाया जाता है कि भाई ये केस झूठा साबित कैसे हो गया? पुलिस की जो जांच है उसके ऊपर सवाल क्यों नहीं खड़ा होता है? अगर एक स्टडी हो जाए, ऐसे जिन केसेस को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या लोअर कोर्ट में गलत साबित कर दिया गया है, ऐसे 100 केस उठा करके अगर उनकी ठीक से रिसर्च हो जाए, तो आप मानिए कि 90% स्थिति ये है कि वो सारे केस भी प्रूव होंगे, और उसमें तमाम सारे पुलिस से लेके हॉस्पिटल के डॉक्टर से लेकर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर तक जिम्मेदार ठहराए जाएंगे कि मुकदमे को कमजोर उन्होंने किया। आप समझिए, SC/ST एक्ट में यदि कोई किसी के खिलाफ FIR दर्ज होती है तो उसकी गिरफ्तारी पक्का। तो पुलिस के लिए एक बढ़िया सा मामला ये हो जाता है कि ये डर दिखा के अक्यूज को कि तुम्हारे खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज हो रहा है और तुम साल 6 महीने के लिए जेल जाओगे, और वहीं से पुलिस के लिए एक उगाही का रास्ता बन जाता। और उस पुलिस ने उगाही की और दूसरी तरफ उसने केस कमजोर करना शुरू कर दिया। दूसरा, बाय डिफॉल्ट भी है, पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में और प्रशासन में एक बहुत ही दलितों के प्रति एक एंटी बायसनेस है। वो बुरी तरह बायस्ड है। वो वो उस पे कहीं पे भी कोऑपरेट करने के लिए आगे आते ही नहीं। तो इस तरह की घटनाएं बहुत सामान्य है। तो सवाल यही है कि देखिए, दो लेवल है। एक तो SC/ST एक्ट को मजबूती से लागू किया जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब SC/ST एक्ट में तो DSP के लेवल का अधिकारी इन्वेस्टिगेशन का जिम्मेदार होता है, लेकिन बहुत रेयर केस होते हैं जिनमें कभी अगर इसी तरह पॉपुलर हो जाए केस, बहुत है पब्लिक डोमेन में आ जाए, तब तब वो केस DSP इन्वेस्टिगेट करता है। नहीं तो कोई इन्वेस्टिगेटिव SI जो है वो उसकी रिपोर्ट बनाता है, DSP साहब के साइन होके चला जाता है। तो मुझे लगता है इस पे ये सिर्फ एक घटना नहीं है। जब आप मेरे सामने बैठे हैं, तो पिछले 3 से 4 महीने के अंतराल में ये तो मेरी निगाह में तीसरी घटना है। आप बिहार की बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूँ गोंडा में भी हुआ है, मैं कह रहा हूँ इसके पहले मध्य प्रदेश में भी हुआ है। तो क्यों हुआ है? देखिए, समझने का कोशिश करिए। NCRB में जो डाटा आते हैं एट्रोसिटीज के, SC/ST केसेस में, वो NCRB के डाटा का हिस्सा तब बनते हैं जब उसमें FIR। अगर वो FIR नहीं हुई है तो वो NCRB के डाटा का हिस्सा नहीं बनते। तो और अरुण जी, क्या 90% से ज्यादातर केसेस, अरुण जी, अब क्योंकि आप लोग इनको जितनी भी दलित एट्रोसिटीज हो रही हैं उनको आप क्लोजली फॉलो करते हैं, तो आपने क्या देखा है कि ज्यादातर केसेस में क्या एफआईआर दर्ज हो रही है? अब इस मामले में कायदे से क्या होगा? आपको लगता है कि यहाँ पर विक्टिम को या जो परिवार है, ये जो देख माजूम टोला का, इनको क्या न्याय मिलेगा यहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि दो स्थितियां होती हैं। अव्वल तो होगा क्या, 90% केसेस में होता क्या है, चूंकि लोग अमूमन कंप्लेन और FIR के बीच के फर्क से वाकिफ नहीं। तो होता क्या है, पुलिस कहती है ठीक है, लिख करके कंप्लेन दे दो, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे फिर FIR दर्ज करेंगे। जबकि होना ये चाहिए कि जो व्यक्ति FIR कराने गया है उसकी FIR को तुरंत दर्ज किया जाए। FIR दर्ज नहीं होती। होता क्या इन सब मामलों में, और अगर आप बिल्कुल एकदम नैरो करके बिल्कुल इस केस में भी ध्यान दे लेंगी, तो आप पाएंगी कि या तो इस पे समझौता हो जाएगा, या फिर केस को कमजोर करके मुलजिम की गिरफ्तारी भले हो जाए, लेकिन इतना कमजोर कर दिया जाएगा कि कोर्ट में जाकर के मुजरिम को जमानत भी हो जाएगी और SC/ST एक्ट भी हटा दिया जाएगा। लेकिन 90% जो एट्रोसिटीज होती हैं वो FIR उनमें होती ही नहीं। पुलिस थाने के स्तर पे उन्हें निपटा देती, चाहे समझौता करा दे, चाहे विक्टिम को कुछ पैसा ऐसा दिला करके निपटा दे। और विक्टिम की भी समस्या क्या है कि जो भी विक्टिम है वो गांव में बहुत नंबर बहुत माइनॉरिटी में है। अगर 100 घर हैं गांव में, तो 5 घर दलित के हैं। अब वहां पे वो इतनी बड़ी अदावत लेकर के सरवाइव नहीं कर सकता। उसका कंपल्शन हो जाता है कि उसको अल्टीमेटली अपने आप को विड्रॉ करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो गांव ही उसके खिलाफ हो जाएगा। ये स्थिति है। नहीं, तो लेकिन अब ये मुझे लगता सोशल जो 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 सामाजिक माहौल है, जब वो इस तरीके का है,
जहां पर जिन दलित परिवारों के साथ इस तरीके का माहौल होता है, अब जैसे कि ये है, इस व्यक्ति ने, बेचारे ने, इस पूरे परिवार ने चंदा इकट्ठा कर करके वहां पर मिट्टी डलवाई थी कि किसी को असुविधा ना हो। और आज अगर उसके बदले में कुछ बदमाश आते हैं और उनके जिस तरीके का सुलूक किया है, बार बार बोलने में भी अजीब लगता है कि उनके ऊपर यूरिनेट किया गया, उनको मारा गया, उनके कपड़े उतारे गए, तो फिर तो ऐसे केस में पुलिस को ये तो इमीडिएटली संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में इस परिवार को कोई न्याय मिलेगा? कभी कोई पुलिस वालों की या कोई कोई अकाउंटेबिलिटी कभी भी फिक्स होगी? और ऐसे ऐसे तो फिर जितनी भी दलित एट्रोसिटीज हैं, ज्यादातर केसेस में न्याय होगा ही नहीं दलित परिवारों के साथ। और फिर तो दलित नहीं होता है। देखिए, आज से 20 साल पहले ऐसे सारे केस का इक्विटल रेट 92%। 92% का मतलब यह है कि SC ST के तहत जो मुकदमे दर्ज होते थे उसमें 92% आरोपी जो थे वो अपराध मुक्त करके दोष मुक्त कर दिए जाते थे। अभी इसमें थोड़ी स्थिति में सुधार आया है। ये रेट तकरीबन, मैं करेक्टली डिजिट नहीं मालूम, लेकिन टेंटेटिव 65-67% तक आ गई है। मतलब अब थोड़ा सा न्याय मिल रहा है, क्योंकि दलित असर्शन जो पिछले 15 साल में या बहुत तेज हुआ है। बेसिकली अभी हम लोग एक पूरा लगभग 25 साल के एक फेज को देखते हैं जिसपे दलितों ने अपने राइट बेस्ड एक्टिविटीज को बहुत स्ट्रांग असर्ट किया, जिसका नतीजा है कि SC ST एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है और साथ ही केसेस में केस दर्ज हुए हैं और कोर्ट से कुछ एक्यूज के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन ये कोई समाज में कोई क्वालिटेटिव मैसेज नहीं दे पा रहा। ये देखिए, SC ST एक्ट इकलौता ऐसा एक्ट है, इसमें POA लगा है, SC ST एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी। मतलब SC ST एक्ट को इतना मजबूत बनाया इसलिए गया है कि इसको ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की एट्रोसिटी के बारे में सोच तक ना पाए। लेकिन जिस तरह का सामाजिक माहौल है, उस माहौल में सारे एक्यूज जानते हैं कि हम पुलिस को मैनेज कर लेंगे, प्रशासन को मैनेज कर लेंगे, और लोकल लेवल में कोई हमारे खिलाफ नहीं है। आप एक विजुअलाइजेशन करिए कि जो लोग इनके पक्ष में खड़े हुए, अगर आज आप पता कर लेंगे, मेरा ऐसा बहुत अनुभव है, आज वो बटा हुआ होगा, एक तरफ दलित होंगे और पूरा गांव जो है या तो न्यूट्रल पोजीशन लेकर के एक तरफ होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा गांव उन लोगों के साथ खड़ा हो और उनको न्याय दिलाने की लड़ाई में उनके साथ थाने तक जाकर के कंप्लेन दर्ज, क्योंकि वहां पे कास्ट मैटर आ जाता है। गांव के लोगों की जो कास्ट है वो दबंगों की कास्ट से मैच करती है, और जब कास्ट वाइज सब एक जगह हैं तो सब यूनाइट हैं, उस पर वो एट्रोसिटी माइनस हो जाती है, कोई मायने नहीं रखता। वही गांव वाले जो उस समय उसकी भयानकता को देखते हुए उसके साथ खड़े थे, ये बहुत टेम्परेरी हो। मैं बहुत तीखे अनुभवों के बीच में बता रहा हूं कि ऐसा जमीन में हम देखते रहे। तो मैं नहीं मैं इस बात से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं कि इन लोगों को कोई न्याय मिल जाएगा या कोई बड़ा फर्क पड़ जाएगा। नहीं, हाँ, लेकिन अगर इस तरीके कहीं पे का, ये राजनीतिक तौर पे प्रभावित करने वाला मैटर हुआ तो कुछ फौरी किस्म की चीजें हो जाए। नहीं, लेकिन अरुण जी, अब आप सोचिए। जो जब हाँ, ऐसे बोलिए। जिस तरीके की अनहोनी जो हुई है, और जो जो दलित परिवारों के ऊपर बीती है, एक तरीके से उनका मानसिक उत्पीड़न भी है, एक तरीके से कि मानसिक तौर पर किस तरीके की पीड़ा से वो परिवार गुजरता है। उसको उसी गांव में रहना है, उस तरीके का हादसा हो गया, ठीक है, चार लोग सहानुभूति करने आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली उस परिवार पर क्या बीतेगी? क्या वो आगे के लिए अपने आप को, समाज के लिए वो कैसे तैयार करेगा, वो व्यक्ति या उसका वो परिवार? देखिए, ऐतिहासिक तौर पे ये समाज जो है ये लगातार हमेशा से एक गुलाम मानसिकता का शिकार रहा, और समय के साथ इसने अपनी उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की और वो उससे निकला भी है। और उससे जब वो निकल रहा है तो समाज में जो द्वंद है, समाज ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस समाज को इस तरह से देखा है कि ये इनके आगे सर उठा के नहीं चलते थे। आज बर्दाश्त ये नहीं हो रहा है कि वो हमारे आगे सर उठा के चल रहे हैं या हमारे हमारे जैसी बराबरी का जीवन जीने की दिशा में जा रहे हैं या जी रहे हैं। ये जो एक ईगो क्लैश है, ये है परेशानी। दरअसल मैं बार बार इसको कहता हूं और इसको समझने की जरूरत है कि हमको उच्च जाति वर्ग जो है उसको जब तक अपनी जो सामाजिक विकृतियां हैं, जब तक वो उसको रिफॉर्म नहीं करेगा, तब तक हम किसी एक बेहतर देश, एक समानता पे आधारित देश, या हम सारे लोग जिस संविधान को मानते हैं उसकी वैल्यूज को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। वैसा देश बन ही नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन अरुण जी, अब जैसे कि मध्य प्रदेश का केस था, वो एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया।
अब ये क्या मुजफ्फरपुर में जो ये मनियारी गांव की जो ये घटना जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कितना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना है और क्या बन सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें ऐसा होने की कम संभावना है। और अगर बनेगा भी तो मुझे नहीं लगता है बहुत दूर तक जाएगा। देखिए, मैं बहुत रियलिस्टिक क्योंकि पर्सनल हूँ। बिहार में भी और चुनाव है, वैसे मध्य प्रदेश में चुनाव था, चुनाव के बीच में इस तरीके की घटना आई थी, लेकिन अब बिहार में भी चुनाव है, तो पॉलिटिकल पार्टीज इसको क्यों नहीं उठाएंगी इस मुद्दे को? उठा सकती आज की हैं, बात लेकिन देखिए, इस केस को हुए 2 दिन हो चुके हैं और शायद आज तीसरा दिन है। हाँ, आप मुझे बताइए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई स्टेटमेंट जारी किया? कोई पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन जा करके किसी भी स्तर में, चाहे डीएम से मिलने वाला हो या विक्टिम से जाके मिलने गया हो? जब ये अमूमन होता क्या है, जब ऐसे मामले बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम हो जाते हैं, तब पॉलिटिकल पार्टीज या डिफरेंट सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स उनसे मिलते हैं। लेकिन दलितों का हम आपको एक खास बात बता दें कि आप पिछले 20 साल का ट्रैक उठा लीजिए, जब भी कोई एट्रॉसिटी किसी दलित व्यक्ति के साथ होती है, तो दूर दराज का 2 4 10 गांव दूर का, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर का कोई दलित एक्टिविस्ट जो है ना, वो अपनी साइकिल उठा करके उनके सपोर्ट में जाके खड़ा हो। लेकिन चूंकि हर जगह बहुत कम तादाद में है, निहायत रिसोर्सलेस लोग हैं, तो उतना रिवर्ट नहीं कर पाते। और दूसरा अफसोसजनक बात यह है, दलित वर्ग का, दलितों के बीच में जो सक्षम वर्ग निकल के आया है, वो भी इस पे अपनी कुछ भी किसी भी तरह की, जैसे अम्बेडकर कहते हैं, पे बैक टू द कम्युनिटी, तो जो दलित वर्ग का सक्षम वर्ग निकल के आया है, वो भी इसमें अपनी किसी जिम्मेदारी को बहुत सक्षम तौर पे निभाने के लिए आगे नहीं आ रहा। जैसे अब मैं तो बता रहा हूँ गोंडा में हुआ, अब चंद्रशेखर का तो स्टेटमेंट आ जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। उभरते हुए नया दलित आइकॉन है, क्यों नहीं आ रहा है? बिहार की घटना पे नहीं आया, गोंडा की घटना पे नहीं आया। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक समग्र जिम्मेदार ढंग से जब तक पूरा समाज नहीं बैठेगा, ये पूरी जिम्मेदारी दलितों के चंद्रशेखर, कंधे पे डाल दी जाएगी तो बहुत खतरनाक अप्रोच। नहीं, और जबकि चंद्रशेखर इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा है, अब वो संसद के अंदर है और फिर भी नहीं बोल रहे। चंद्रशेखर को तो छोड़ दीजिए, क्या बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर चुनाव नहीं लड़ा है? क्या हम्म। कांग्रेस ने इस मुद्दे को चुनाव लेके नहीं लड़ा? क्या जेडीयू ने नहीं लड़ा? दलितों को सम्मान दिलाएंगे, उनको अधिकार दिलाएंगे, ये तो सभी पॉलिटिकल पार्टी का दावा है। बिल्कुल। चंद्रशेखर तो अभी अभी उभरे हैं, अभी उनको उनको समय देना चाहिए, उनको अपने आप को प्रूव करने के लिए। लेकिन जो एग्जिस्टिंग, भाई आप चिराग पासवान से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि भाई आपकी पार्टी क्या कर रही है? 5 सांसद जीते हैं आप, वहां पे जो सरकार चल रही है, आप उसके काउंटर पार्ट है, आप बिल्कुल उसका हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये तो चिराग पासवान का स्टेटमेंट क्यों नहीं आता है इस घटना में? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि आज अगर हम लोग एक बेहतर देश, एक समानता पे आधारित देश का सपना देखते हैं, तो समाज के जो भी दबे कुचले लोग हैं उसके पक्ष में मुख्य धारा के समाज को आना होगा, अपनी सामाजिक विकृतियों को रिफॉर्म करना होगा, और कानून का सही ढंग से पालन हो, इसके लिए सरकारों को, प्रशासन को, पुलिस को जिम्मेदार बनाना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और देखते हैं कि अब इस केस में जवाबदेही कैसे बनती है, कितने विपक्षी दल या सरकार के लोग इस मुद्दे को उठाते हैं। क्योंकि सब ये कहते हैं कि देखिए, दलित आउटरीच, जब वोट चाहिए होता है तो इन सारे दलितों के पास सारे विपक्षी दल, सारे सत्ता के दल पहुंच जाते हैं। लेकिन जब इस तरीके की घटना होती है तो देखिए, आज मुजफ्फरपुर के मनियारी गांव की ये जो घटना है, यहाँ पर 2 दिन हो गए उस घटना को, लेकिन किसी ने अभी तक सुध नहीं ली है। अरुण जी, आपका बहुत तो बहुत वही, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप इस समय हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, थैंक आप कुछ कह रहे थे, सॉरी मैं बीच में यू। बोल। मैं ये कह रहा था कि जिस समय आप बिहार की एक घटना बता रही हैं, उसी समय उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी 3 दिन पहले घटना हुई जी और जी सिमिलर तरह की है। एक टीन एज बच्चे, दलित बच्चे के चेहरे पे यूरिनेट किया गया। जी। तो मैं कह रहा हूं, ये घटनाएं क्रॉस हैं। कुछ लाइमलाइट पा जाती हैं, कुछ सौभाग्यशाली होते हैं, आप जैसे पत्रकार उठा देते हैं, लेकिन सब इतने खुशकिस्मत नहीं होते। यही मुझे कहना। चलिए, खैर हम लोगों को तो लगता है कि एक हमारा ये समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है, इसलिए इस तरीके के इश्यूज हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर उठाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अरुण जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू।